नमस्कार दोस्तों, बाल्टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के संबंध में चल रही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसकी धारा 33, 34, 35 और 36 के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। कृपया करके आप लोग अपने BR एक्ट खोल लीजिए। पहले हम BR एक्ट से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम धारा 33 पर आते हैं। धारा 33 में भूमि अर्जित करने की शक्ति का वर्णन किया गया है, पावर टू एक्वायर लैंड। पहले हम इसे BR एक्ट से पढ़ लेते हैं। यदि ग्राम पंचायत अथवा ऐसी अनेक ग्राम पंचायतें जो धारा 20 अथवा 30 के उपबंधों के अधीन एक में सम्मिलित हुई हों, इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए किसी भूमि की अपेक्षा करें, तो वे पहले तो आपसी बातचीत द्वारा भूमि ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगी और यदि संबंधित पक्ष करार करने में चूक जाएं, तो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतें भूमि अर्जित करने के लिए कलेक्टर को नियत प्रपत्र में आवेदन पत्र दे सकती हैं और कलेक्टर ऐसी भूमि को ऐसी ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के लिए अर्जित कर सकता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों कि यदि ग्राम पंचायत किसी भूमि की अपेक्षा करे, मान लीजिए ग्राम पंचायत को किसी भूमि की जरूरत है, ठीक है, तो पहले तो वो आपसी बातचीत द्वारा भूमि ग्रहण करने की कोशिश करेगी और यदि संबंधित पक्ष करार करने में चूक जाएं, तो ग्राम पंचायत भूमि अर्जित करने के लिए कलेक्टर को एप्लीकेशन दे देगी और फिर कलेक्टर जो है ऐसी भूमि को अर्जित करेगा। इतनी सिंपल सी बात इसमें कह रहे हैं। अगर आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं और सरल शब्दों में समझा देता हूं। देखिए, धारा 33 में भूमि अर्जित करने की शक्ति का वर्णन किया गया है, यानी कि लैंड एक्वायर करने के लिए पावर की बात की गई है। मान लीजिए ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को ज़मीन की आवश्यकता है, चाहे उसे अपना ऑफिस बनाना है, चाहे किसी भी कार्य के लिए। अब उसे भूमि की ज़रूरत है तो वो क्या करेगी भाई, किसी से भूमि ले लेगी, खरीदेगी, तो उससे बातचीत करेगी। लेकिन अगर किसी भूमि की अपेक्षा ग्राम पंचायत कर रही है और आपस में बातचीत करने के बाद में भी उसको भूमि नहीं मिल पाई, तो फिर ग्राम पंचायत क्या करेगी? मान लीजिए ग्राम पंचायत ने बहुत कोशिश कर ली और भूमि उसे नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से ग्राम पंचायत का वर्क सफ़र कर रहा है, तो फिर ऐसे में ग्राम पंचायत कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देगी और फिर कलेक्टर जो है ग्राम पंचायत के लिए भूमि अर्जित करेगा। तो मैं समझता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे इसमें स्पष्टीकरण दिया है कि भूमि की क्या परिभाषा है, इस धारा के अंतर्गत भूमि के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस अध्याय में पद भूमि के अंतर्गत भूमि से प्रोद्भूत होने वाले फायदे और पृथ्वी से संलग्न या पृथ्वी से संलग्न किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें हैं। In this chapter, the expression land includes benefits to arise out of land, यानी कि benefits arise out of land, जो लैंड से बेनिफिट अराइज हो रहे हैं वो भी लैंड के अंतर्गत हैं। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ये भी लैंड के अंतर्गत हैं। और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, ये भी लैंड के अंतर्गत है। तो ये तो TP एक्ट में भी आपने एक बार पढ़ा था, तो उसमें आपको ध्यान आ रहा होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे। आगे हम धारा 34 पर आते हैं। धारा 34 में कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति, प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द ग्राम पंचायत। पहले इसे BR एक्ट से पढ़ लेते हैं। इसकी उपधारा 1 में कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी विशेष आरक्षण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर स्थित समस्त सार्वजनिक संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित होगी और ग्राम सभा की होगी, और ऐसी समस्त अन्य संपत्ति सहित जो ग्राम पंचायत में निहित हो जाए उसके निर्देश, प्रबंध तथा नियंत्रण में होगी। तो इस धारा 34 में ये बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत में जो निहित संपत्ति है उसके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत की जो अधिकारिता है, जो ग्राम पंचायत का ज्यूरिसडिक्शन है, उस ज्यूरिसडिक्शन में जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है
यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सारी ग्राम पंचायत में निहित हो जाएगी। यानी कि जो पंचायत क्षेत्र है, जो ग्राम पंचायत का एरिया है, जो ग्राम पंचायत का ज्यूरिसडिक्शन है, उस ज्यूरिसडिक्शन के भीतर जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सारी ग्राम पंचायत में वेस्टेड होगी और उसका सारा मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल, सारा डायरेक्शन ग्राम पंचायत के अनुसार होगा। वो सब ग्राम पंचायत करेगी। आगे उपधारा 2 में कह रहे हैं, ऐसे समस्त बाजार तथा मेले अथवा उसके ऐसे अंश का जो सार्वजनिक भूमि पर लगते हों, प्रबंध और विनियमन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा और ग्राम पंचायत ग्राम निधि के खाते में ऐसे समस्त देयों को प्राप्त करेगी जो उसके संबंध में उद्ग्रहित या आरोपित किए गए हों। उपधारा 2 में ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बाजार और मेले जो पंचायत क्षेत्र में पब्लिक लैंड पर लग रहे हैं, सार्वजनिक भूमि पर लग रहे हैं, उनका मैनेजमेंट ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। भाई मेला लग रहा है मान लीजिए, तो मेला किसी प्राइवेट व्यक्ति के भूमि पर तो लग नहीं रहा है। अगर प्राइवेट भूमि पर कोई मेला लगता है, मान लीजिए आप अपनी किसी भूमि पर मेला लगवा रहे हैं पर्सनल, तो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? आप करेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई बाजार या कोई मेला पब्लिक लैंड पर लग रहा है, सार्वजनिक भूमि पर लग रहा है, तो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो अगर वो पंचायत क्षेत्र में लग रहा है तो उसका मैनेजमेंट ग्राम पंचायत करेगी। ठीक है। और इस मेले और बाजार के जरिए जो भी पैसा प्राप्त होगा ग्राम पंचायत को, वो पैसा गांव निधि के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। आगे आते हैं धारा 35 पर। धारा 35 दावों का निस्तारण यानी कि डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स के संदर्भ में प्रावधान कर रही है। इसे पहले बेरेट से पढ़ लेते हैं। यदि धारा 34 में उल्लिखित किसी संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में ग्राम पंचायत और किसी व्यक्ति के बीच विवाद उत्पन्न हो, तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देगी और तब यह निर्णय करेगी कि उक्त संपत्ति को ग्राम पंचायत की संपत्ति समझी जाए या नहीं। दोस्तों, ये धारा तो आपकी समझ में आई गई होगी। इसमें सीधा सीधा ये कह रहा है कि धारा 34 में जो संपत्ति अभी बताई गई थी, जो ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति है, अभी आपने धारा 34 पढ़ी थी। धारा 34 में ये बताया गया कि जो भी पब्लिक लैंड है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सब ग्राम पंचायत में निहित मानी जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि कोई व्यक्ति निकल के आया, उसने कहा कि नहीं साहब, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो आपने इसे ग्राम पंचायत में वेस्ट कर लिया, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो अगर कि ग्राम पंचायत और किसी व्यक्ति के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का मौका देगी कि आप आइए और अपनी बात बताइए। फिर वो निर्णय करेगी कि वो संपत्ति उस व्यक्ति की है या ग्राम पंचायत की है। ये बात धारा 35 में कह रहे हैं। आगे आते हैं धारा 36 पर। धारा 36 में कह रहे हैं कि कोई ग्राम पंचायत राज्य सरकार से अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाएं, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम अथवा किसी अनुसूचित बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक अथवा जिला सहकारी बैंक या किसी अन्य ग्राम पंचायत से इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि उधार ले सकती है। तो धारा 36 में क्या है कि ग्राम पंचायत के लोन लेने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत मनी अगर बोरो करना चाहे तो मनी बोरो कर सकती है, लेकिन ऐसा वो राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी की प्रायर परमिशन से करेगी। मतलब राज्य सरकार की परमिशन से या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की परमिशन लेके फिर करेगी। दूसरे जो लोन लेगी तो किसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लेगी, ठीक है। और फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कौन सा? एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। या कोई शेड्यूल्ड बैंक से लेगी या उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से लेगी या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें धारा 36 में ग्राम पंचायत के मनी बोरो करने का प्रावधान किया गया है। तो एक बार मैं सारा विषय आपको संक्षेप में समझा देता हूं। देखिए, धारा 33 में आपने ग्राम पंचायत
की लैंड एक्वायर करने की पावर का प्रावधान पड़ा। धारा 34 में ये बताया गया कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सब ग्राम पंचायत में निहित है, लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष आरक्षण के अधीन है कोई प्रॉपर्टी, वो वाली नहीं होगी ग्राम पंचायत में निहित। बाकी जितनी भी पंचायत क्षेत्र के अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी हैं वो सारी ग्राम पंचायत में निहित होंगी। अब अगर इसी प्रॉपर्टीज के संदर्भ में मान लीजिए कोई विवाद होता है तो धारा 35 में यह है कि उस व्यक्ति और अगर ग्राम पंचायत के बीच विवाद होता है तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का मौका देगी और फिर निर्णय करेगी कि प्रॉपर्टी ग्राम पंचायत की मानी जाए या नहीं मानी जाए। धारा 36 में ग्राम पंचायत द्वारा मनी बोरो करने का प्रोविज़न किया गया है कि ग्राम पंचायत धनराशि उधार ले सकती है, लेकिन इसके लिए पहले उसे प्रायर परमिशन चाहिएगी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। और जो वो लोन लेगी वो भी कुछ चुनिंदा बैंकों से ही ले सकती है, जिनमें विधि द्वारा स्थापित कोई वित्तीय निगम है, कोई अनुसूचित बैंक है, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक है या जिला सहकारी बैंक है, या किसी अन्य ग्राम पंचायत से भी ले सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का विषय भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।